हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। देखो, एथिक्स आल्सो टेल्स यू अबाउट द वे एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड एंड द मैनर ऑन विच द एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड। एंड कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिक एंड प्रिंसिपल्स होते हैं, जो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो आपके डिपार्टमेंट में आप जो वहाँ पे स्कूलिंग करते हैं कॉलेजेस में। सो एवरीवेयर यू विल फाइंड देयर आर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट्स. So we will find the difference between both of the things. Both of the things will be necessary for your life and for your professional life also. So let's see the basic difference between the code of ethics and code of conduct. Code of ethics usually contains a general values. एक values के बैक साइड से ये डिराइव होता है, एक वैल्यू सिस्टम जो कि आप एडमायर करते हैं, एंड फ्रॉम देयर कोड ऑफ एथिक्स स्टार्ट्स. एंड कोड ऑफ कंडक्ट clearly spells out the principles which are derived from the values. So within a value multiple principles could be derived, and उसमें से जो principles code of conduct के अंदर में include किया गया है, those will be included under code of conduct. बेंथम प्रिंसिपल उन्होंने एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है. एथिकल प्रिंसिपल इज द जनरल लॉ और रूल दैट गाइड्स बिहेवियर और डिसीजन, वेयर एज वैल्यूज आर्टिकुलेट एन एस्पिरेशन ऑफ एन आइडियल मॉरल स्टेट. देखो, वैल्यूज का टारगेट रहेगा किसी तरीके से वो जो स्टेट है दैट शुड बी मॉरल, दैट शुड बी एथिकल, एंड उसमें से जो बिहेवियर निकलता है, जो गाइडेंस निकलता है, बिहेवियर निकलता है, या कोई भी लॉ भी निकलता है, दैट आर द एथिकल प्रिंसिपल्स विच आर रेडिएटिंग फ्रॉम दैट वैल्यू सिस्टम. ठीक है ना. तो एथिकल प्रिंसिपल इज ए स्टेटमेंट कंसर्निंग द कंडक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द वैल्यू. अगर वो वैल्यू को आप चेरिश करते हो, सो व्हाट आर द एक्शंस व्हिच शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स परफॉर्मिंग एंड फुलफिलिंग दैट वैल्यू सिस्टम. इट एक्सप्लिसिटली लिंक्स अ वैल्यू विथ a जनरल मोड ऑफ एक्शन. जैसे क्या है जस्टिस. जस्टिस में बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, इजंट इट. ये एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है. जस्टिस हर किसी को मिलना चाहिए. बट द टर्म itself does not tell us what rule of conduct would follow if we include justice in our value system. जस्टिस को अगर हम लोग अपने वैल्यू सिस्टम में डालते हैं, तो इट डजंट टेल यू एग्जैक्टली व्हाट आर द रूल्स ऑफ द कंडक्ट विच शुड बी फॉलो. So we would need a principle of justice to show us what pattern of action would reflect justice as a value. ठीक है ना. एक प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट अपने को ये दिखा सके कि ये जस्टिस के अंदर में जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज के अंदर में ये जो प्रिंसिपल्स हैं या कोड ऑफ कंडक्ट हैं, ये फॉलो करते हैं, तभी ये जस्टिस का भी ये वैल्यू सिस्टम चेरिश होता है. सो कॉमन फॉर्म ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल इज ट्रीट्स इक्वली एंड अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीट करना है. तो ये जो टर्म है ये कहां से निकल रहा है? ये जस्टिस एज अ वैल्यू विच यू एडमायर, उससे ये निकल रहा है. ठीक है ना. और भी बेसिक डिफरेंसेस है. द कोड ऑफ एथिक्स फर्स्ट स्पेसिफाई द वैल्यूज. पहले क्या है, जब भी कोड ऑफ एथिक्स होता है तो पहले वैल्यू बताता है, दिस इज अवर वैल्यू सिस्टम, so that you can have that kind of behavior which should be targeted towards that value system only. That underlie the code and will describe a company's obligation to its stakeholder. जितने लोग भी उस कंपनी के लोग रहेंगे, दे शुड बी नोइंग कि इस कंपनी का ये वैल्यू सिस्टम है, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन या नॉट चीटिंग विद द कस्टमर, है ना, इन एनी सर्कमस्टांसेस. अगर ये है तो उसके जितने लोग भी पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, या जितना सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सारे लोग ये जानेंगे कि किसी भी तरीके से कस्टमर शुड नॉट बी हर्टेड, और किसी भी तरीके से आप देखोगे कि वो कोशिश करेंगे कि हर केस में कस्टमर शुड विन, है ना. आप देखोगे कि अमेजन का एक पॉलिसी जो है, इसमें किसी भी टाइप से अगर आप नॉर्मली डिलीवरी अगर प्रॉपर नहीं हो पाता, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कुछ प्रॉब्लम होता है, विद इन 48 आवर्स दे ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग्स. सो इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर बोल दिए तो उसके बाद मान लेते भले इसके कारण से लॉस हो जाए, है ना. इसका डिसएडवांटेजेस भी उठाते हैं कस्टमर, बट द सेम टाइम यस, इट शोज दैट इवन फ्रॉम द वेरी मतलब जो टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की ऑफ द कंपनी से लेके नीचे सप्लायर तक, if they are following the same kinds of values, then that should be reflected on the principles. Code of conduct is generally addressed to and meant for the use of the employees alone. ये उसके एम्प्लॉयज के लिए होता है मेनली, है ना. वहां के लोग कैसे काम करेंगे,
है ना। एंड नॉर्मली ये इसमें ये चीज बताया जाता है व्हाट आर द अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर और एक्शंस। जैसे मैंने बताया था ना, कॉन्शियस ऑलवेज टेल्स द इनहिबिटरी कंडीशंस। वैसे कोड ऑफ कंडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनहिबिटरी कंडीशंस के लिए, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच डजंट हैव टू बी फॉलोड एट व्हाइल परफॉर्मिंग अ ड्यूटी फॉर ए कंपनी। एम्प्लॉयज हैव टू ओबे द कोड, इट मे बी साइलेंट ऑन द वैल्यूज। देखो कंडक्ट जब भी आपको दिखता है कि आपको ये करना है वो करना है, प्रॉपरली टाइम पे आना है, सो इट डजंट मीन कि इसका मतलब कोई वैल्यू सिस्टम ऑल द टाइम इट विल बी रिफ्लेक्टेड, बिकॉज अ कोड ऑफ एथिक्स विल डिस्क्राइब हाउ द कंपनी कंडक्ट्स इट्स बिजनेस। मतलब एक मैनर बता देता है। इट विल डिस्क्राइब द मैनर इन विच द कंपनी प्रपोजेस टू इंप्लीमेंट इट्स वैल्यू एंड विजन्स। ये बताता है, ये जो कोड ऑफ एथिक्स होता है ना, ये बताता है कि किस मैनर से इंप्लीमेंट होना चाहिए एंड कैसे वैल्यूज एंड विजन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स आर द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स व्हिच हैज टू बी शोन। सो द बेसिक डिफरेंस वाज, समराइज करते हैं तो वैल्यूज इसमें फर्स्ट हैंड पे होता है, बट इस कोड ऑफ कंडक्ट में नॉट नेसेसरली वैल्यू फर्स्ट पे होगा, और इसमें कुछ पॉजिटिव कॉनोटेशंस हैं एंड इसमें कुछ मोस्टली निगेटिव कॉनोटेशंस हैं, ठीक है ना। अदर बेसिक डिफरेंसेस आर द वैल्यूज आर जनरली मॉरल ऑब्लिगेशंस, है ना। प्रिंसिपल्स आर द एक्सपेक्टेड एथिकल कंडीशंस और बिहेवियर विच फॉलो फ्रॉम द वैल्यूज। ये नॉर्मल मॉरल ऑब्लिगेशन है दैट एवरीवन विल हैव टू फॉलो। इसका एक वाइडर पर्सपेक्ट होता है कि as a employee of this company, as a citizen of this society, as a citizen of this country, you will have to follow these things. So the ethics principles which are there for a particular business, it can be implemented on the society also and can be implemented on the community also and the countries also. बट कोड ऑफ कंडक्ट इज मोस्टली नैरो फोकस रहता है और इसका एकदम शॉर्ट टर्म इसका आउटपुट भी रहता है। Code of conducts are particular rules of the conduct either imposed from the higher levels of an organization or voluntarily accepted as the requirement for the profession or occupation. देखो क्या है कि या नॉर्मली क्या होता है, बॉस बताता है कि आपको टाइम पे आना है, टाइम पे आके आपको आते ही सबसे पहले जो आपके शूज हैं उसको बाहर रखना है, देन आपको बैठना है और बैठते ही आपको सबसे पहले मेल चेक करना है एंड जो भी मेल आया है उसको पहले आपको रिप्लाई करना है। आफ्टर दैट आपका अगला जो काम होगा, जो भी कस्टमर का ग्रीवेंसेस होंगे उसको सॉल्व करना है। सो दैट काइंड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इज मेंशन हियर। बट अगर मैं वैल्यू सिस्टम में बोलूं कि इन एनी केस कस्टमर को आपका सेटिस्फेक्शन शुड बी द मेन फोकस, अब इसके बेसिस पे आप कैसे भी टाइम मैनेजमेंट करो। सो इट हैज द बेसिक वैल्यू, जिसमें किसी भी बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऑल्सो वी कैन से वैल्यूज जो ये बताया रहा है किसी कंपनी पब्लिश कर रहा है एथिकल प्रिंसिपल्स में कि दिस वैल्यूज और विजन्स व्हिच वी आर हैविंग, द वैल्यूज मे रिफर टू द पॉलिटिकल एंड सोशल विजन and exalted goals which societies seek to achieve, isn't it? So this value system has the overlapping with the society also, but this code of conduct have the narrow focus only, isn't it? और भी क्या होता है, द बेसिक डिफरेंस और भी होता है एप्लीकेबिलिटी। कोड ऑफ द एथिक्स जो होता है वर्चुअली कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द मेंस लाइफ, है ना। ये इतना ब्रॉडर व्यू होता है कि सारे मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ को भी कवर करता है। जैसे क्या होता है कि अगर आप कस्टमर को चीट नहीं करोगे तो ये क्या है कि बिजनेस में ऑल द टाइम इफ यू आर कस्टमर, आप बिजनेस मैन तो हैं पर आप कभी ना कभी कस्टमर भी होते हैं, बिकॉज यू हैव द सप्लायर ऑल्सो, है ना। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कंपनी, इफ यू वैल्यू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो इवन इफ यू आर द मिडिल ऑफ द सप्लाई ग्रुप, है ना, जो मिडिल के जो चेन में होते हैं, जो सप्लाई से डिस्ट्रीब्यूशन तक लास्ट तक जाता है, उसमें कहीं पे भी आप सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट हो तो या जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर वो सीख करता है तो यू विल ऑल्सो गिव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो दैट इज द प्रिंसिपल विच हैज टू बी फॉलोड बाय एवरीवन इन इवन इन द मेंस लाइफ ऑल्सो। मतलब हर पर्सन के लाइफ में ये फॉलो होना चाहिए एंड इट्स काइंड ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन दैट प्रोहिबिशंस rather than prohibition, it is mainly the prescription which covers one's personal, social, economic, political and religious life. I had told you. And code of ethics apply to the culture, education, religion of the whole of the society, while code of conduct specifically ये individual office या professional conduct पे ये deal करता है। So code of ethics और code of morality has a wide canvas, we can say, है ना। code of ethics या code of morals होते हैं जो है, उसका canvas जो होता है वो काफी wide होता है। एक और होता है, if you will violate this code of ethics, there is no legal penalty, but yes, uske repercussions may reflect on your life, isn't it? But it might happen कि कुछ कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर आप प्रॉपरली नहीं होगा तो आपको लीगली भी बाउंड होना पड़ सकता है। सपोज आपने एथिकल प्रिंसिपल को वायलेट किया, है ना, इसको वायलेट किया
तो क्या हुआ, कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी वॉयलेट हो सकता है, और हो भी सकता है कि कोई ना कोई लॉ भी वॉयलेट हो रहा है। तो आपको कंज्यूमर अफेयर जो होता है कंज्यूमर कोर्ट में भी आपको जाना पड़ सकता है। सो इट does that mean कि all the ethical principle can be challenged in the consumer court? No, but yes, some of the ethical principle can be challenged in the consumer court if it also having the overlapping with the laws. But yes, code of conduct के साथ क्या है, वो एक business क्या है, वो within a principles, within a business, within a company ये code of conducts follow होते हैं, and that ethical principle में कुछ principles ऐसे हो सकते हैं जो code of conduct के साथ भी violate करते हैं, तब आपके पास क्या है, administrative actions हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एथिकल जो प्रिंसिपल्स है ये वाइडर डायमेंशन के हैं, इसके अंदर में कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, इसके अंदर में लॉज हो सकते हैं, और ये दोनों का आपस में भी ओवरलैपिंग हो सकता है, इजंट इट, ये दोनों का आपस में भी ओवरलैपिंग हो सकता है। एंड कोड ऑफ एथिक्स में कुछ पोर्शन ऐसे हो सकते हैं जो कि लॉ के अंडर में भी नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर में भी नहीं है, ठीक है ना। बट यस, इफ यू आर वायलेटिंग एनी काइंड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, though there is no legal offenses, but there is a certain prescribed rule which has been constituted by the company, and under which you might be penalized for by the employer, है ना। और जैसे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो आपके अगेंस्ट में एक्शंस ले सकती है, मेजर एंड माइनर पेनाल्टी ले सकती है, जिसके लिए आपका डिमोशंस हो सकते हैं, आपके जो इनकम का ग्रोथ है वो रुक सकता है। बट यस, सच ऑफेंसेस आर नॉट क्रिमिनल ऑफेंसेस बट आर एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, ठीक है ना। सो सम एक्ट्स आर फॉरबिडन both by law or ethical codes. In that case, one is liable for the punishment when it is under any kind of the code of conduct, ठीक है ना, ठीक है, ये हो सकता है। तो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंसेस। तो हम लोग समराइज अगर करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स आर रिफर्ड टू द वैल्यूज विच बिहेव्स लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन for general principle to guide the behavior, outlining a set of principles that affect the decision making. Code of ethics would include the principles of the integrity, of the impartiality, commitment to the public services, accountability, devotion to the duty, these exemplary behaviors, है ना। It defines the minimum requirement for the conduct and behavioral expectation instead of the specific activities. ये आपको एक broader room दे देता है जिसके अंदर में code of conduct follow होते हैं, ठीक है ना। When faced with the ethical dilemma, debatable situation, what's articulated in the code of ethics can help guide decision making. अगर ये ethical dilemma में अगर clearly principles mention है, so it helps for you to decide what is right and what is wrong, ठीक है ना। and hence address to the interested parties to know the way company does business, ठीक है ना। what is the value system a company is being followed, like किसी भी सिविल सर्विस का जो एम्प्लॉय होता है, all the civil servants are committed to public services. The code of ethics will state that decisions of the public servant should be guided by a large common good and to choose the most beneficial solution for the community. That is the ultimate goal of the code of ethics for the public civil servant, isn't it? देन सेकंड हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट का समरी जो अभी तक हम लोग ने पढ़ा था। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज आउटलाइनिंग द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. They are legally enforceable, which set out the standards of the behavior expected of those working in the public services. अगर ये पब्लिक सर्विसेज में काम कर रहे हैं तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, और ये भी हो सकता है आप इररेस्पॉन्सिबल तरीके से एक्ट किए जिसके कारण से कई लोगों की डेथ हो गई, then it might happen that there is a legal actions against you. These are designed to prevent certain types of behavior like conflict of interest, self-dealing, bribery, inappropriate actions. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें आपको पर्सनल इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट में कंफ्लिक्ट हो जाता है। ऐसे कंडीशन में कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड्स द गाइडेंस, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट इंक्लूड्स द गाइडलाइंस ऑन acceptance of the gift by the government servants and specific behavior regulating the codes. जैसे क्या होता है, class 1 officer shall not be permitted to have their son and daughter to take employment with the company for which they have the official dealings. जैसे आप गवर्नमेंट में जॉब करते हो और आपका क्या है, रोड बनाने का बिजनेस है, नहीं सॉरी, आप गवर्नमेंट में पब्लिक सर्वेंट हैं और आप टेंडर आपने निकाला और टेंडर आपने सपोज आपने एक कंपनी को दिया, जीसीआर सपोज, है ना, एक कंपनी को दिया। जीसीआर एक प्राइवेट कंपनी है जो कि रोड बनाएगी। तो आपका जो डॉटर है या आपका जो सन है वो इसके अंदर में एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए,
है ना, अदरवाइज आप उसको बेनिफिट देने के लिए कुछ काम कर सकते हो। सो दैट्स द प्रॉब्लम। सो दैट इस जो भी कंपनी में आपका डॉटर या सन काम करता है उसके साथ आपका कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होना चाहिए, है ना। और वेन एवर यू आर एक्वायरिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ यू आर एक्वायरिंग, so you will have to tell your department कि you are going to have that property and you will have to show the source of income from which you are going to buy this property। वैसे मूवेबल के लिए भी होता है, हर एक डिपार्टमेंट या हर ऑफिसर के लिए हो सकता है 1 लाख से ऊपर में जब भी कुछ आप मूवेबल जैसे कार वगैरह कुछ खरीदते हो तो यू विल हैव टू टेक परमिशन। सो दैट काइंड ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट्स आर मेंशन, outline the specific behavior that are required for the and prohibited condition for ongoing and employment। तो ये हुआ कोड ऑफ कंडक्ट। एंड कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है, वही इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी ये सब चीज के इसमें आएंगी, कोड ऑफ एथिक्स में आएंगे, ठीक है। सो द डिफरेंसेस एग्जैक्टली देखा जाए तो इट इंक्लूड्स द एथिकल वैल्यूज, इट इज द डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट। कोड ऑफ एथिक्स आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स व्हिच इन्फ्लुएंस द जजमेंट। ये एम्प्लॉयज के एक्शन को ये करता है, इसका वाइडर सेंस होता है, ये नैरो सेंस का होता है। एथिकल्स ये नॉन स्पेसिफिक होता है, और ये क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं जब आप डिसीजन लेते हैं, एंड ये प्रोहिबिट करते हैं क्या क्या एक्सेप्टेबल है और कौन से अनएक्सेप्टेबल है। इट एनेबल्स टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या होता है कि ये आप वैसे एक्शन करो जो कंप्लाई करता है आपके कंपनी के कोड ऑफ एक्शन के साथ। अ पर्टिकुलर रूल in the code of ethics might state that all employees will have to obey the law, but code of conduct might list several specific laws relevant to the specific areas of the organization operation that employee need to obey। कुछ laws होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, एथिक्स में ये बोल सकता है कि आपको सबको फॉलो करना है, बट ये कोड ऑफ कंडक्ट बोलेगा कि स्पेसिफिक रूल्स को तो आपको डेफिनेटली फॉलो करना है, ठीक है ना। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, आइदर प्रोफेशनल स्फीयर और पब्लिक सर्विस में स्फीयर में। जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, सपोज टाटा स्टील में काम करते हैं, है ना, टाटा स्टील में काम करते हो, या तो आप काम करते हो एज ए पब्लिक सर्वेंट, आईएएस का काम करते हो, दोनों में कोड ऑफ कंडक्ट्स का डिफरेंसेस होता है, और इसको आपको थोड़ा समझना जरूरी है। और क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं या स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं विच यू विल हैव टू फॉलो व्हाइल परफॉर्मिंग दिस प्रोफेशनल ड्यूटीज एंड व्हाइल परफॉर्मिंग दिस पब्लिक सर्विसेज। देखो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब प्रोफेशनल सर्विसेज अप्लाई करते हो तो अगर आपका इररिस्पॉन्सिबल एक्ट होता है दैट विल हर्ट दैट कंपनी, बट इफ यू आर इन पोजिशन ऑफ द पब्लिक पोजिशन के पोस्ट पे हो, ऐसा जिसपे डिसीजन का मास इफेक्ट होता है, तो आपके डिसीजन के कारण से बहुत लोगों का लाइफ अगर जाता है या किसी का लाइवलीहुड इनसिक्योर होता है तो आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है ना। यही डिफरेंसेस है। तो ये कंपनी को हर्ट ना करके पूरे सोसाइटी को या पूरे कंट्री को हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में देखते हैं। दीज आर ऑफन रेगुलेशंस व्हिच आर वॉलंटरली adopted by the members of various profession and occupation, either it has to be specifically mentioned or we will have to follow the rules which has been mentioned। They define the standard practices which all members follow to ensure uniformity and acceptable quality of the services which maintain their reputation and credibility, ठीक है ना। एक कंपनी का हमेशा से एक रेस्पेक्ट होता है, एक रेपुटेशन होता है, क्रेडिबिलिटी होता है। इन एनी केस, चाहे पब्लिक पीएसयूज हो या पब्लिक या कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, किसी भी एम्प्लॉयज को उसको मलाइन करने का या दूसरे कंपनी को फेवर देने का पब्लिक में ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आना चाहिए। जैसे क्या होता है, अगर एयरटेल का कंपनी का कोई पर्सन काम करता है तो एयरटेल वाला अगर वो पब्लिकली बताएगा कि जियो में इतने सब फायदे हैं, तो ये फेथ को दिखाता है, इस कंपनी से रिलेटेड अटैचमेंट को दिखाता है, और इसके कारण से कस्टमर्स का भी लॉयल्टी जाता है, ठीक है ना। जैसे वेरियस प्रोफेशन सच एज नर्सेस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, लॉयर्स, इनका अपना प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। क्योंकि देखो एक नर्स के गलत करने से पूरे नर्सेस का जो रेपुटेशन है वो जाता है, उस प्रोफेशन का जो रेपुटेशन है जाता है। सेम द केस फॉर द डॉक्टर्स एंड द सेम इज द केस फॉर द इंजीनियर। एक ब्रिज गिर जाता है, इससे क्या है, सारे इंजीनियर्स के ऊपर जो फेथ होता है वो चला जाता है, एक प्रोफेशनलिज्म चला जाता है। सो इट माइट हैपन द लाइसेंस जो डॉक्टर देते हैं, डॉक्टर्स या लॉयर्स को मिलता है, वो लाइसेंस को भी वो रिमूव कर सकते हैं अगर आप उनके प्रैक्टिसेस को या आपके रेपुटेशन, जो प्रोफेशन के रेपुटेशन को आप अगर मलाइन करने की कोशिश करते हो। सच स्टैंडर्ड्स आल्सो नोन एज प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स आर समटाइम्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज और समटाइम्स फ्रॉम द प्रोफेशंस।
ठीक है ना, या तो प्रोफेशन से मिलता है, आप जो ओथ लेते हो ना आफ्टर पासिंग आउट ऑफ डॉक्टरी और ये नर्स के बाद आप ओथ लेते हो, दैट इज सर्टेन काइंड ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स यू विल हैव टू फॉलो. For example, I can tell you International Code of the Ethics for the Nurses was first time adopted by the International Council of the Nurses ICN 1953 में, और ये रिवाइज होते जा रहा है, 2012 में भी रिवाइज हुआ था. और ये नर्सेस को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे नर्सेस का क्या कोड ऑफ प्रोफेशनल कोड्स होने चाहिए, दैट हैज बीन मेंशन्ड देयर. ठीक है. प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स, अब देखो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट तो समझ गया, प्रोफेशनल एथिक्स में क्या होता है. देखो एथिक्स मैंने बताया वास्ट डायमेंशन का होता है. इसमें ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रेस्पेक्टफुलनेस एंड ओबीडियंस टू द लॉ. These are the basic principles and the ethical approaches for any kind of the professional ethics. इसको याद रख लेना, HIT याद हो जाएगा. हिट करना है किसको, AC को हिट करना है, या और OMG there is a global warming, है ना. आपको AC को हिट करना है और OMG there is a global warming. ग्लोबल वार्मिंग से कुछ नहीं हो रहा है. हिट कर रहे हो किससे, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पेक्टफुलनेस और OMG मतलब ओबीडियंस. ठीक है ना, किसका, लॉ का, है ना, अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा. दैट इज द शॉर्ट. आप उस तरीके से याद कर सकते हो या कैसे भी याद करना है. ठीक है, आप उससे अच्छे नेमोनिक्स बना सकते हैं, ये तो ऐसे ही है. ठीक. सो पर्सनल एंड जॉब रिलेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ प्रोफेशनल्स. ठीक. प्रोफेशनल एथिक्स. The International Federation of Accountants in International Goods Practices Guidance defining developing and effective code of conduct defines professional codes, है ना. इसने कुछ प्रोफेशनल कोड्स डिफाइन किया गया था इसमें, जिसमें दो चीजें हैं, दो मेन चीजें हैं, है ना. contributes to the welfare of key stakeholders. फर्स्ट थिंग, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको वेलफेयर के साथ से काम करना है. सेकेंड, रेस्पेक्ट द राइट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अफेक्टेड बाय इट्स ऑपरेशंस. पहला चीज, जो लोग उसके निर्माता हैं, जो लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, जो उसके साथ अटैच्ड हैं, उनके वेलफेयर को सोचना है. सेकेंड थिंग, जो इसके ऑपरेशन से इनको जो अफेक्टेड होगा उनके बारे में सोचना है. दिस टू आर द प्रोफेशनल एथिक्स. So it has the associations, devices, codes of the practices which their member must follow. And the purpose of the code is to prevent exploitation of the clients and to safeguard the integrity of the professions. That is the main motto of the professional ethics. The codes protect both the clients and the practitioners from the professions. Either practitioners और द क्लाइंट्स, दोनों को प्रोटेक्ट करता है. अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर अगर फेल करता है किसी भी तरीके से स्टैंडर्ड को ऑब्जर्व करने के लिए, या किसी भी तरीके से उसको फॉलो नहीं करता कोई भी स्टेक होल्डर या एम्प्लॉयज जो है, तो इसको डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सकते हैं. एंड द पब्लिक विल रिटेन इट्स फेथ. ये जो पब्लिक है, इट विल रिटेन इट्स फेथ इन द प्रोफेशनल and will continue to engage the professional practitioner if they are having that operation which is respecting the rights of the constituents. Am I clear to you? ठीक है ना. आपका उस प्रोफेशन जैसे लॉ पे तभी फेथ रहेगा ना जब आप हमेशा से इसके मोस्ट ऑफ द लॉयर्स एथिकल होंगे, और तभी ये एक अपॉर्चुनिटी लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा कि लॉयर्स का इतना ज़्यादा रेपुटेशन भी होता है. बट अगर लगेगा कि सारे लॉयर्स में अगर आपको ये लगने लगे कि खराब ही हैं, हमेशा से मनी माइंडेड होते हैं, तो लॉयर एज ए प्रोफेशन भी उसका मलाइन होता है इमेज. ठीक है ना. दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. प्रोफेशनल एथिक्स के साथ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. लाइक अगर कार एक्सीडेंट हुआ है, यू आर द ट्रेसपासर, और अगर वहां से आप गुजरते हो कार एक्सीडेंट के बीच से, तो इट इज ओनली योर ड्यूटी, गुड समरिटन बोलते हैं ना, जो उनका बस ये ड्यूटी है कि आप इमरजेंसी वाले को फोन कर लो, है ना. बिकॉज यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस. कोई लेटा हुआ है, जो इंजर्ड लेटा हुआ है, बट आपके पास क्या है कि आप एटलीस्ट फोन करके इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए बुला सकते हैं. बट अगर वहां पे डॉक्टर है
तो उनका प्रोफेशन ये बोलता है कि आप पहले फर्स्ट एड सर्विसेज, इफ इक्विपमेंट्स आर देयर with you and if you are trained enough, then you will have to correctly diagnose the victim's condition and carry out the appropriate procedure immediately without thinking of the who will be giving you the money, है ना। सो ये दोनों में डिफरेंसेस होता है। एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ एज अ डॉक्टर का कि उसको ये देखना है, और एज अ सिटीजन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ, उसको फोन करना है। बट दैट्स वाई इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इफ अ डॉक्टर फेल्स टू हैव दैट सिचुएशन, he would generally be regarded as negligent and unethical. It is only the person with the knowledge of the professional skills who has to take the responsibility. Many of the technically qualified person have to certify the quality and safety of the equipment used in the industries. क्या होता है, देखो किसी भी फैक्ट्रीज में कोई भी मशीनरीज यूज होते हैं, उसका एक प्रिंसिपल्स है, मैनुअल्स होते हैं, और उसको सर्टिफिकेशन मिलता है कि ये बहुत परफेक्टली काम करता है। बट अगर किसी कारण से, अगर ये जो इंजीनियर है जो सर्टिफाई किया है, उसके कारण से सपोज किसी को हर्ट हो जाता है, या उसने प्रॉपर तरीके से मैनुअल प्रोवाइड नहीं किया था, या तो उसने जो सर्टिफिकेशन दिया था वो गलत था। सपोज जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियर होता है, ही हैज सर्टिफाइड दैट ये जो मशीनरी है या जो टेक्नोलॉजी है, इट विल कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ द इक्विपमेंट विच हैज बीन इंस्टॉल्ड इन योर प्लांट, and it will treat the effluents to the standards prescribed by the pollution control board। अगर ऐसा है तो, बट अगर बाद में पता चलता है पीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलता है कि नहीं, आपका इक्विपमेंट ऐसे नहीं है, तो दैट पर्सन विल बी हेल्ड फॉर द गिल्टी ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रोफेशनल कोड, एंड इसी के कारण से उसको लीगल एक्शंस हो सकते हैं। जैसे ब्रिज के साथ होता है, ब्रिज का हर समय मेंटेनेंस के लिए उसको हमेशा से वहाँ के इंजीनियर्स जाके देखते रहते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं। बट अगर वो सर्टिफाई कर देते हैं और उसके बाद ब्रिज गिर जाता है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो प्रोफेशनल एथिक्स के साथ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट कॉमन टू द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रीजन क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्मॉल पर्सपेक्ट पे है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिटीजन का होता है, आप उसको फर्स्ट एड दो, बट प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वहां पे जाके उसको क्योर भी करना है अगर आपके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। सो कोड ऑफ कंडक्ट ब्रॉडली कवर्स टू एरियाज। आई हैव हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रोफेशंस के बारे में। नाउ इट इज द पब्लिक सर्विस। तो क्वेश्चन अगर आया कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट्स, तो यही चीज हुआ, ठीक है ना, या तो पब्लिक सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स दोनों के लिए सेम हुआ। सो कोड ऑफ कंडक्ट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट सर्वेंट्स विल एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड विल अवॉइड इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ बिहेवियर by continuously comparing their conduct against prescribed norms which has been prescribed by the profession of the civil servants as well as public servants के हिसाब से आपको what are the things and what are the habit of doing right things which you will have to follow, है ना। और इनका हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए, और मॉरल स्टैंडर्ड्स में सर्टेन लेवल पे उनका ये होना चाहिए। मतलब एक तो क्या है, कमांड भी होना चाहिए, उनको अवेयरनेस भी होना चाहिए, एंड दे हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो द सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द पब्लिक सर्वेंट एक्सप्रेस देयर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मेंबर ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे क्या है कि करप्शन होता है ना, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यूजफुलनेस ऑफ द कोड ऑफ द कंडक्ट्स के बारे में बहुत सारे चर्चा किया हुआ है। इसने बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करवाया है। इवन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ने भी, जो एक कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो 2003 का था, इट हैज रिकॉग्नाइज्ड अ पब्लिक सर्विस कोड व्हिच इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शंस। तो ये सारे जो कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं एक सिविल सर्वेंट के लिए, दैट इज कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। जो भी अगर सर्विस के डिलीवरी में, जो गवर्नमेंट के बिहाफ ऑफ से आपका सर्विस डिलीवरी में जो खड़ा है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको ये चीजें करना है कि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, एंड ऑल्सो उनको ये जो पॉलिसीज है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, और ये भी सोचना है कि मॉरली एम आई डूइंग द राइट थिंग। मैकेनिकली नहीं करना है ऑल द टाइम। ही विल हैव टू जज अगेंस्ट देयर एथिकल एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स, जो कि यहां पे बोला है सर्टेन मॉरल स्टैंडर्ड्स। Code of conducts can prove effectively by appealing to one's pride and moral senses or by creating sense of the remorse or wrongdoing। देखो यहीं पे डिफरेंस हो गया ना। देखो प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट्स फॉर द सिविल सर्वेंट्स में, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट्स में मॉरल डायमेंशंस ज्यादा हैं, क्योंकि इसमें जो इफेक्ट है वो लार्ज है।
लार्जर रिपरकशंस है। इसलिए अगर जब भी लार्जर रिपरकशंस है तो कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिक नहीं हो सकते, तो आपको हमेशा से एथिक्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स पे चलना है, ठीक है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है बहुत पहले से बने हुए हैं, काफी पहले से बनाए हुए हैं। तो देखो, जब कोड ऑफ कंडक्ट जो कि नैरो डायमेंशन होता है, अगर ये पब्लिक सर्विसेज में हो जाता है तो ये ब्रॉडर डायमेंशन हो जाता है। इन जनरल कोड ऑफ एथिक्स ब्रॉडर डायमेंशन का होता है, वो कहीं पे भी इंप्लीमेंट होता है तो ब्रॉडर डायमेंशन का होता है, ठीक है ना। बट कोड ऑफ एथिक्स अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक प्रोफेशन पे तो वो नैरो हो जाता है, ठीक। तो ये समझ रहे हो ना डिफरेंसेस, है। तो कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है नैरो डायमेंशन का है, बट अगर पब्लिक सर्वेंट का होगा तो ब्रॉडर डायमेंशन का होगा, इसमें मॉरल्स एंड एथिक्स आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक खुद ही लार्जर डायमेंशंस की है, कोई स्पेसिफिक कस्टमर्स बेस नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही एथिकल स्टैंडर्ड्स नॉर्मली ब्रॉडर डायमेंशन का होता है, बट अगर स्पेसिफिक प्रोफेशन पे बुलाया जाए तो नैरो डायमेंशन का हो गया, ठीक है। So other code of conducts for the civil servants, public service is a public trust, है ना। It recognizes that compared to the ordinary citizens, you are an ordinary citizen, at the same time you are a public servant also. So if you are enjoying more power and more privileges, it is also you are having the special obligation and restriction on the exercise of the public power and authority. जब भी आपके पास पावर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उसके साथ, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये जो पावर है ना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और आपको स्पेसिफिक सोशल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना है। नाउ यू आर नॉट अ मतलब सिंपली सिटीजन्स नहीं है, आप उससे ज्यादा बढ़ के हो। कोड ऑफ कंडक्ट नॉर्मली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। बिसाइड्स एक्सप्लिसिट कोड्स देयर आर इम्प्लिसिट अनरिटन नॉर्म्स टू। जो इम्प्लिसिट होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इम्प्लिसिट लॉज होते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑल द टाइम keeps on expressing the values which behind the laws, and इसके बेसिस पे न्यू लॉज क्रिएट होते हैं। वैसे ही क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट्स बने हुए, बट कोड ऑफ एथिक्स हमेशा से एक स्टैंडर्ड बताता है, और ऑल द टाइम यू विल हैव टू थिंक ऑफ द लार्जर बेनिफिशियल, है ना, उसके हिसाब से सोचना है, और उसके बेसिस पे आपको कोड ऑफ कंडक्ट ऑटोमेटिकली फ्रेम्ड होते जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो देयर आर बेसिक 7 principles which will be used for any kind of answer writing to examine the current concern about the standard of the code of conduct of all the office holders of the public offices and financial and commercial activities, to make recommendation as to any changes in the present arrangement which might be required to ensure the highest standard of the propriety in the public life. There are 7 principles of the public lives which has been prescribed by the Committee on the Standards in the Public Life in Great Britain. इसको फॉर्मुलेट किया गया, जॉन मेयर जो थे उस समय 1994 में, इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स को बताया, एंड दैट प्रिंसिपल्स हैज टू बी फॉलोड यूनिवर्सली। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेबिलिटी ऐसा है। फर्स्ट थिंग है सेल्फलेसनेस, सेकंड है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी एंड लीडरशिप, ठीक है ना। सेल्फलेसनेस में क्या होता है, आपके नाम से क्या लगता है, मीन्स जो भी पब्लिक ऑफिस के होल्डर्स हैं, दे विल हैव टू एक्ट सोली इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। उनको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल गेन या कोई भी बेनिफिट अपने फैमिली, फ्रेंड्स या अपने लिए अगर कोई मिलता है पब्लिक लाइफ में, उसको हटा के डिसीजन लेना है। सेकेंड इज द इंटीग्रिटी। सो जो भी पब्लिक ऑफिस के जो होल्डर्स हैं, उनको अपने आप को वैसे पोजीशन पे नहीं डालना है जहां पे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल या किसी भी तरीके का ऑब्लिगेशंस एज ए इंडिविजुअल या एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपको इन्फ्लुएंस करवा सकता है आपके ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। जैसे क्या होता है, ये बोला जाता है ना कि एक स्कूल की प्रिंसिपल है ना, एक स्कूल के प्रिंसिपल है ना, और उसी स्कूल में अगर उसका किड पढ़ता है तो उसको वहां का प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या तो उसको अपने किड को वहां नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल ऑफ द ये जो इंटीग्रिटी है ना, वो हर्ट होता है। क्योंकि अगर वो किसी भी अपने आप को वैसे पोजीशन पे डाल देता है जहां पे वो किसी तरीके का बेनिफिट दे सकता है किसी को, और जिसके कारण से आपका
ऑफिशियल ड्यूटी जब परफॉर्म करने के लिए आपको ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं। कल के दिन किड के अगेंस्ट में प्रिंसिपल ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो, या तो कोई भी टाइप का उनके अगेंस्ट में, उसके सपोर्ट में कुछ करना हो, तो ऑल द टाइम आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि आप उनके मदर हैं इसलिए आप ऐसा काम कर रहे हो। सो दैट इज द इंटीग्रिटी फॉर यू। थर्ड इज द ऑब्जेक्टिविटी इन कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ द पब्लिक बिजनेस, इंक्लूडिंग द पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का अवार्ड करना, या किसी पर्सन को रिक्रूटमेंट के लिए रिकमेंड करना, दैट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट। हमेशा से क्राइटेरिया, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए। या किसी भी टाइप का टेंडरिंग जब पास करवाते हो तो दैट शुड बी द स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इस कंपनी का पास्ट हिस्ट्री होना चाहिए, इस कंपनी का इतने करोड़ का ये होना चाहिए, टर्नओवर होना चाहिए। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप ये अपॉइंटमेंट को इस समय देख के करना चाहिए। तो ऑल द टाइम देयर शुड बी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया व्हाइल अवॉर्डिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट और हैविंग एनी काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स जिसके अंडर में आप जो इस पोजिशन पे हो। फोर्थ इज द अकाउंटेबिलिटी। एनी होल्डर ऑफ द पब्लिक ऑफिस आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजन एंड एक्शंस टू द पब्लिक। सीधी सी बात है, पब्लिक के लिए अकाउंटेबल हैं वो, एंड दे विल हैव टू सबमिट देमसेल्व्स टू व्हाटएवर द स्क्रूटिनी इज एप्रोप्रिएट टू देयर ऑफिस। जब भी क्वेश्चन आए दे शुड बी वेरी मच रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ स्क्रूटिनी के लिए, ठीक है ना, स्क्रूटिनी के लिए रेडी रहना चाहिए। फिफ्थ इज द ओपननेस। एनी पब्लिक ऑफिस होल्डर should be open as much as possible about all the decisions or the actions that they are taking, ठीक है ना। नेट पे डाल दो, ड्राफ्ट रिपोर्ट डाल दो, सो दैट आपका जो आपने जो कंक्लूड किया है या डिसीजन जो लिया है, दे शुड बी उसके पीछे प्रॉपर रीजनिंग देना चाहिए। फॉर ऑल द डिसीजन यू शुड बी गिविंग द रीजंस, एंड फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन विच शुड बी प्रोवाइड ओपनली, दैट शुड बी देयर ऑन द वेबसाइट और जहां पे भी हो सकता है। एंड दे शुड रेस्ट्रिक्ट द इंफॉर्मेशन ओनली व्हेन देयर इज इंटरेस्ट ऑफ द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि वैसे चीजों को हाइड करने के लिए बोलता है, तभी आपको हाइड करना है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन करना है। सिक्स इज द ऑनेस्टी। एनी पब्लिक ऑफिस होल्डर को क्या करना है, ऑनेस्टी के अंदर में क्या आता है, दे विल हैव अ ड्यूटी टू डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू देयर पब्लिक ड्यूटीज। आपको हर समय अगर अपने कोई भी इंटरेस्ट अगर होता है इस कोई भी डिसीजन के पीछे, तो उसको हाईलाइट कर देना, और अगर कंफ्लिक्ट होता है तो उससे अवॉइड करना, टू टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ कंफ्लिक्ट्स अराइजिंग इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स द पब्लिक इंटरेस्ट। ऐसा हो सकता है आपको वैसा काम करना है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपका अगर पर्सनल इंटरेस्ट हर्ट होता है, तो यू विल हैव टू कन्वे टू द डिपार्टमेंट कि ऐसा चीज़ें हो रही है, सो आप या तो मुझे यहाँ से हटवा दो, या तो किसी और को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, या तो मुझे ये डिसीजन लेने से मना करो, बिकॉज यहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं प्राइवेट इंटरेस्ट आ सकता है और इसके कारण से मेरे पास एक डिलेमा वाला कंडीशन आ जाएगा। And seventh, the last is, that is also very much important, it should always, a leader जो public officer होता है, they should always promote and support the principles by leadership, by an examples. Whenever there is a tough situation, he should be in the front, है ना। डिजास्टर के कंडीशन में उसको फील्ड पे रहना ही है, चाहे कोरोना का डिजास्टर का कंडीशन हो या कुछ भी हो, है ना, उसको फील्ड पे रहना है, वो अपने घर पे हाइड होके नहीं रह सकते हैं, ठीक है। एंड दिस हिस्ट्री ऑफ द कंडक्ट ऑफ द रूल्स विच आर द डूज एंड डोंट्स आईएएस ऑफिसर्स के लिए, वो 1930s में से आ चुका था, है ना, कंडक्ट रूल्स आया हुआ था, और उसी को ही हम लोगों ने आगे 1955 में उसी को शेप किया। फिर ये जो सनातनम कमेटी जो था, उसने भी सिविल सर्विसेज रूल्स के बेसिस पे बहुत सारे कोड्स ऑफ कंडक्ट ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए बनवाया। स्टेट का भी स्पेसिफिक भी बनाया, पर स्टेट का भी अपना रूल्स होते हैं, एंड दिस रूल्स आर बीइंग अपडेटेड जैसे जैसे उसमें नए नए डायनेमिक एनवायरनमेंट चेंजेस होते जा रहे हैं। एडिशनल नॉर्म्स ऑफ द बिहेवियर हैज बीन कवर्ड, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द
जो अभी के जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरीके से हम लोग उसमें फुलफिल कर सके या किस तरीके से उसमें ऐड कर सके, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वीमेन एट पब्लिक प्लेसेस या वर्क प्लेसेस, या तो किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट जो चिल्ड्रन का होता है 14 ईयर्स के नीचे वालों को का डोमेस्टिक हेल्प के लिए उनको ये करना, उनको स्टडी करवाना, उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन में, राइट टू एजुकेशन में डलवाना। तो ये सारे चीज़ें धीरे धीरे से कंडक्ट ऑफ रूल्स में आते जा रहे हैं और ये सब चीज़ें चेंजेस आते जा रही हैं, ठीक है ना। सो स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द कोड्स ऑफ कंडक्ट्स, मैंने बताया कि हर एक प्रोफेशन का ऑल इंडिया सर्विसेज में, इवन आईएएस का अलग होगा, आईएफएस का होगा अलग होगा, आईपीएस का और फॉरेस्ट सर्विसेज का अलग होगा, हर का अलग अलग होता है। स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट्स आर देयर, और जिसमें भी प्रोफेशन में जाते हो यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। और स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट्स, इनका पर्पस यही होता है कि इनको अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से काम करना है, चाहे ऑफिशियल मैटर्स पे। कोशिश ये होना चाहिए कि दैट शुड बी अ रिटन ऑर्डर विच हैज बीन टोल्ड बाय द हायर अथॉरिटीज। वैसे हायर अथॉरिटीज के वर्बल एड्रेस पे भी आप तुरंत से काम कर सकते हो, बट इट हैज बीन मिसयूज्ड एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी के टाइम पे, काफी मिसयूज हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे। दैट्स वाई मोस्टली यू विल हैव टू रिलाई ऑन द रिटन ऑर्डर्स। इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू द ड्यूटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। रिपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड ट्रांजेक्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड। अवॉइडिंग कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फाइनेंशियल प्रोप्रिएटरी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि आपकी गवर्नमेंट चेंज होते रहेगी, बीजेपी कांग्रेस कोई भी होते रहेगी, जेडीयू कुछ भी हो सकता है, चेंज होते रहेगी, बट यू विल हैव टू मेंटेन अ न्यूट्रलिटी एंड द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज का जो स्टैंडर्ड्स होता है देयर विल हैव टू फॉलो। ऑल्सो यू विल हैव टू ऑब्जर्व द सोशल लॉज एंड कल्चरल नॉर्म्स को हम लोगों को रेस्पेक्ट देते हुए उस जगह पे रहना है। सो रिसेंटली कोड ऑफ कंडक्ट्स में बहुत सारे ऐसे जेनेरिक नॉर्म्स की डिमांड आई है जिसको ऑल द पब्लिक सर्वेंट्स को फॉलो करना चाहिए। दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरी इंडिविजुअल हु इज ऑन द पब्लिक पोजीशन। एंड गवर्नमेंट भी पब्लिक सर्विस बिल ड्राफ्ट की है, बट अभी तक आया नहीं है पब्लिक सर्विस बिल, ठीक है ना। इसमें क्या है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स रहेंगे, प्रेजेंट चैलेंजेस को भी कैटर करते हुए ये सारी चीजें रहेंगी। लेट्स सी ये कब बिल में आता है। सो मैंने बताया स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट्स में इट्स मेन इंग्रेडिएंट्स आर कमिटमेंट टू द आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मेन पर्पस हर जगह पे यही होता है, प्रीएम्बल जो बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको फॉलो करना है। जैसे लिबरल होना है, ठीक है ना, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो हम लोग जो फ्रांस के लॉ से हम लोग लाए हैं, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनको आपको फॉलो करना है ना। सेक्युलरिज्म है ना, ये चीज़ें हैं जो कि हर टाइम पे आपको गाइड करते रहेंगे गुड गवर्नेंस के लिए। ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इसको ये ऐसे वर्ड्स हैं ना, इसको हर समय आप यूज़ करते रहो और ये हमेशा से यूज़ होगा ही, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग को समझ आ गया कि कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड कोड ऑफ एथिक्स में क्या डिफरेंसेस था, ठीक।